शिक्षक दिवस के अवसर पर मनोज सिसोदिया जी ने ऐसी स्पीच दी कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने टीचरों की सैलरी आईएएस से ज़्यादा होने की बात कही। देखिए पूरी वीडियो। आप सभी शिक्षकों को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, वंदना और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे एमसीडी के, मैं थोड़ा क्रम बदल रहा हूं क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। हम सबके गुरु, हम सबके टीचर और साथ साथ एमसीडी में नेता सदन श्री मुकेश गोयल जी, क्योंकि आज टीचर्स डे है, सबसे पहले उनका नाम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब उनसे राजनीति में बहुत कुछ सीखते रहते हैं। और मैं समझता हूं मैं ही नहीं, मैं इस सदन का हिस्सा नहीं हूं जहां से ये व्यवस्था चलती है, बट इस सदन के बहुत सारे लोग मुझे ये बात कहते रहते हैं और अक्रॉस पार्टी लाइन इवन ऑफिसर्स में आपसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो आपको भी नमस्कार है, आपके अंदर के गुरु को भी मैं नमस्कार करता हूं। साथ साथ हमारी मेयर साहिबा शैली जी, डिप्टी मेयर साहब, आले साहब, शिक्षा विभाग के, नगर निगम के अधिकारीगण, हमारे शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण, पार्षदगण और सभी मित्र शिक्षक, सभी को एक बार पुनः नमस्कार। मैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले 15-20 दिन से इतनी व्यस्तता चल रही थी और मैं समझता था कि टीचर्स डे एक ऐसा कार्यक्रम था, मैं बहुत दिल से कह सकता हूं कि 10 साल, 8-9 साल शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए टीचर्स डे ऐसा कार्यक्रम था जिसका मुझे बहुत दिल से इंतजार रहता था और उसको मैं अपने घर के फंक्शन की तरह से हमेशा मनाया जब तक मैं 7-8 साल शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। तो जब मुझे शैली जी का फोन आया परसों कि क्या कुछ समय निकाल पाएंगे, हालांकि राजनीतिक व्यवस्थाओं में वर्तमान में समय निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, फिर भी मुझसे रुका नहीं गया और मैंने तमाम बाध्यताओं के बावजूद कोशिश की कि मैं थोड़ा समय आपके बीच इस महान दिन पे जरूर आऊं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि जिन शिक्षकों का यहाँ अभिनंदन हुआ या हो रहा है, वास्तव में जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति या यहाँ मंच पर जितने लोग बैठे हैं, हम लोग जब किसी शिक्षक का अभिनंदन शिक्षक दिवस के अवसर पर करते हैं तो ये एक्चुअली तो रिवर्स हो रहा होता है। किसी शिक्षक का सम्मान करके हम खुद को सम्मानित कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम इस लायक हैं कि हम किसी शिक्षक का सम्मान कर सकें। मंच पर खड़े होके किसी कुर्सी से उठ के किसी शिक्षक के हाथ में अवार्ड पत्र देना एक घटना छोटी सी है, लेकिन शिक्षक दिवस के अवसर पर अगर किसी को भी ये अवसर मिलता है कि वो किसी शिक्षक को खड़े होकर सम्मानित करता है तो मुझे लगता है उससे बड़ा सम्मान अपने लिए कुछ नहीं है। तो आज मैं इस दिवस पर खुद को इस लायक समझते इस सम्मान से मैं ओतप्रोत महसूस कर रहा हूं, खुश महसूस कर रहा हूं कि मुझे आप सबकी वजह से ये सम्मान मिला कि मैं यहाँ खड़े होकर कुछ शिक्षकों को सम्मानित कर सकूं। ये बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। मैं समझता हूं कि टीचर्स के बारे में इतना सब कुछ काव्यों में कहा जाता है, प्रोग्राम्स में कहा जाता है। अद्भुत हैं आप लोग। एक शिक्षक, मैं सिर्फ उसको नहीं कहता जो कुछ पढ़ाता है या कुछ सिखाता है या सिखाती हैं, मैं उसको भी कहता हूं और मेरी राय में आप सहमत होंगे उससे कि जो सीखना सिखाता है। शिक्षक का काम वहीं तक नहीं है कि मैंने क्या पढ़ना है या क्या सीखना है वहां ले जाके मुझे छोड़ दे, क्योंकि सारी जिंदगी कहते हैं अध्याय है खुला हुआ। तो पूरी जिंदगी सीखना कैसे है वो शिक्षक सिखाता है, इसीलिए शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। एक डॉक्टर आपकी उंगली कट जाती है, आपको उंगली पे ऑपरेशन करता है, कुछ लगाता है, दवाई लगाता है, उंगली ठीक हो जाती है, काम खत्म हो जाता है। आपका पेट में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, डॉक्टर उसके लेवल का ट्रीटमेंट कर देता है, आपका काम ठीक हो जाता है। डॉक्टर भी देखें तो किसी पेशे के उस पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन डॉक्टर का भी काम अब तो शरीर के एक एक अंग और एक एक छोटे छोटे हिस्सों के हिसाब से बहुत स्पेसिफिक हो गया है। दुनिया के और प्रोफेशन की बात करें तो टीचर्स के मुकाबले देखें वो कहाँ खड़े होते हैं। किसी बिजनेस के में मैनेजमेंट आप लोग पढ़ाते हैं तो बड़े बड़े मैनेजर्स बनते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट का काम भी जिंदगी के एक आयाम को छूता है। वकील का काम, पत्रकार का काम, सबका जिंदगी के एक आयाम को छूता है। लेकिन शिक्षक का ऐसा काम है जो जिंदगी के 360 डिग्री आयाम को हर वक्त छूता रहता है, हर वक्त छूता रहता है।
शायद ही जिंदगी का कोई पल ऐसा आएगा जहां मैं ऐसे जीऊंगा जैसा आप लोगों ने या आपसे पहले उन शिक्षकों ने जिनसे मैं पढ़ा हूं या जिनसे सीख रहा हूं या सीखा हूं, उन्होंने मुझे सिखाया ना हो। मरते दम तक, मरते दम की आखिरी सांस तक भी मैं सीखूंगा, और वो कैसे सीखूंगा वो मुझे किसी समय शिक्षकों ने सिखाया था, मेरे टीचर्स ने सिखाया था। इसलिए टीचर्स डे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, इस पे मैं कुछ बातें रखूं क्योंकि मुझे जाना भी है किसी और कार्यक्रम में। बहुत 2-4 मिनट में मैं कुछ अपने दिल की बात रखना चाहता हूं। मैं योग संयोगवश, अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पिछले 1.5 साल से अपने जीवन की शायद अब तक की मैं कहूंगा एक कठिन नहीं तो विषम परिस्थितियों में था। कठिन मुझे लगी नहीं क्योंकि मैं तो जंतर मंतर पे अखबार बिछा के सोता था, वहां से आंदोलन करके आता था, तो मुझे वो कठिन लगा नहीं। थी हमसे हम छत पे पंखा भी था, एक कोठरी थी, तो इसलिए मुझे वो कठिन कुछ लगा नहीं। विषम थी, मैं जो कर रहा था उसमें कुछ अड़चने आ रही थी। पर इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम जब अच्छी कंडीशन में होते हैं, जब सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, हमारे साथ जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब तो आपका सिखाया काम आता ही आता है। लेकिन जब विषम परिस्थितियों में और कठिन परिस्थितियों में होते हैं, उस वक्त आपका सिखाया सबसे ज्यादा काम आता है। और विशेषकर जिस आयु वर्ग को आप डील कर रहे हैं, अभी तारिक साहब ने जिक्र किया कि आप एक बहुत विशेष सामाजिक वर्ग को भी डील कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक विशेष आयु वर्ग को डील कर रहे हैं, नगर निगम के शिक्षक होने के नाते। 12वीं के शिक्षक को मैं कह सकता हूं कि आपकी मैथमेटिक्स मेरे काम आई कि नहीं आई, लेकिन मेरे प्राइमरी के शिक्षक ने मुझे जो सिखाया वो हर कठिन, हर अच्छी परिस्थिति में काम आने वाली चीज है। कैलकुलस पता नहीं मेरे काम आएगी या मेरे लिए जिसने कंप्यूटर बना दिया उसके काम आ रही होगी। मैं तो कंप्यूटर में एंटर करता हूं, वो कैलकुलेट हो जाता है। कैलकुलस मेरे काम उतनी आ रही है, तो मेरी जिंदगी में डायरेक्ट मुझे कैलकुलस पढ़ना काम नहीं आ रहा, किसी का कैलकुलस पढ़ा हुआ काम आ रहा है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में आपने मुझे जो सिखाया वो जिंदगी भर काम आया है, आएगा। इसलिए आपका दर्जा और महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे लिए, प्राइमरी शिक्षक में। मैंने पिछले दिनों में जब मुझे ये मौका मिला, मेरी जिंदगी की एक विषम परिस्थिति आई, तो मैंने उसको एक अवसर के रूप में यूज किया। और अवसर ऐसे ही कि मुझे मेरे शिक्षकों ने पढ़ना सिखा दिया था। मुझे लगा राजनीतिक जीवन में, सरकार में काम करते हुए पढ़ने में बड़ी सबसे ज्यादा अगर कोई चीज शिकार होती थी तो पठन पाठन होता था। किताबें मेरे घर पे रखी रहती थी, पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा यही चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। तो मैंने 1.5 साल खूब पढ़ा, 8-8, 10-10 घंटे, 10-10, 15-15 घंटे में किताबें लेके पढ़ता रहता था। और लोग, वहां के लोग मुझसे पूछते भी थे, स्टाफ के लोग और लोग, कि जी PhD कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं यार, मुझे मेरे टीचर्स ने आदत डाल दी है पढ़ने की, अब मैं उनको भुगत रहा हूँ, मैं क्या करूं। तो मैंने खूब पढ़ा, और इसमें भी सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं जिस काम के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया है, उसमें भी सबसे ज्यादा मैंने शिक्षा के बारे में पढ़ा। भारत की शिक्षा व्यवस्था, प्राचीन भारत की, वर्तमान भारत की शिक्षा की व्यवस्था, प्रणालियां, दुनिया की शिक्षा व्यवस्था, आज कोई देश कहां खड़ा है। और यकीन मानिए, हम और आप भी पढ़ के आए हैं, पढ़ा रहे हैं दुनिया को हम पढ़ा रहे हैं। इतिहास पढ़ाते हैं तो हम नेताओं के दृष्टि से पढ़ाते हैं, फला समय फला राजा हुआ, उस समय उसका राज्य था, इस तरह से इतिहास पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं कि किसने कौन से युद्ध लड़े, किसने कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू करी, या क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि हमें दुनिया को शिक्षकों के नजरिए से, शिक्षा के इतिहास के नजरिए से भी देखने समझने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस देश को, दुनिया को हम तभी आगे बढ़ाने पे कुछ कर पाएंगे। 2047 के भारत की आजकल बहुत बात होती है। मैं भी जब दिल्ली सरकार में था तो कई बार बजट पेश किया और वहां भी रखा कि हम 2047 के भारत की नींव रख रहे हैं। शिक्षकों के साथ भी मैं बात करता था, और खासतौर से आज जो टीचर्स मेरे सामने यहाँ बैठे हैं सदन में, सामान्य टीचर्स, आपके पास जो बच्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है 2047 के लिए। क्योंकि आज आपके साथ किस उम्र का बच्चा आ रहा है? लगभग हाँ जी, 3 to 10 years, एवरेज 7-8 साल लगा लेते हैं। 2047 तक जाते जाते ये कितने उम्र का होगा? $30 साल के आसपास, प्लस माइनस
सारा लगा लेते हैं। ये 30 साल का लड़का या लड़की 2047 का भारत तो वही होगा। तो 2047 का भारत कैसा होगा, उसकी नींव एग्जैक्टली इस समय आपके हाथ में है। उसकी नींव रखने की एक एक ईंट आप लोग लगा रहे हैं। वो कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है, हम उसको कैसा पढ़ा पा रहे हैं इतनी विषम परिस्थितियों में, जहां पारिवारिक सोच, पारिवारिक स्वीकृति शिक्षा के प्रति कितनी है कितनी नहीं है, उन सब का बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मैं जब भी देखता हूं तो आज जो बच्चा कॉलेज में है वो आज से 20-25 साल बाद एक अलग एज ग्रुप में होगा, 40-50 साल के वर्ग में होगा। ये 30-35 साल की ब्रैकेट में जो लड़का लड़की 2047 के भारत में होगा, वो आज आपके स्कूलों में है। उसको आप कैसा तैयार कर रहे हैं? आप 2047 के भारत तैयार कर, जैसा भी तैयार कर रहे हैं। और आप तो सब लोग यहाँ वो लोग आए हुए हैं, अधिकतर लोग जिनको सम्मान दिया जा रहा है, जो विशेष काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए कि भारत का निर्माण, 2047 के भारत का निर्माण कोई मेरे जैसा नेता नहीं कर रहा है, इवन विद ड्यू रेस्पेक्ट कोई अधिकारी नहीं कर रहा है। 2047 के भारत का अगर कोई सच में निर्माण कर रहा है तो आप लोग निर्माण कर रहे हैं। हम सब लोग उसमें केवल सहयोगी हैं। दिल्ली के शिक्षा विभाग में भी मैंने कई बार ये बात कही थी कि शिक्षक का काम है, एक्चुअली अगर इसको थोड़ा एनालॉजी में देखें, टेक ऑफ कराना जिंदगी की गाड़ी को, कि टेक ऑफ कराएंगे आप, जिंदगी की गाड़ी कितनी ऊंचाई पे जाएगी और किस एयरपोर्ट पे जाके उतरेगी आखिर में, उसको आप पायलट हैं उसके। शिक्षक बच्चे की जिंदगी का, इंसान की जिंदगी का पायलट है। और हम सब लोग जो यहाँ मंच पे बैठे हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड से हो, ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से हो, हम लोग फैसिलिटेटर हैं। वो हवाई जहाज के उड़ने में कुछ लोग हाथ वाथ दिखा रहे होते हैं ना, ऐसे ऐसे पार्क कर लो, ऐसे कर लो, हम सब की भूमिका वो है। आप पायलट हैं उसके। तो आप लोग 2047 के भारत के पायलट हैं। ठीक से टेक ऑफ कराइएगा और ठीक से लैंडिंग होनी, ताकि ठीक से लैंडिंग हो सके 2047 में भारत की, ये ध्यान रखिएगा। मेरी राय में, क्योंकि मैंने चिंतन भी बहुत किया इस दौरान, पढ़ने की कोशिश भी की, समझने की भी कोशिश की, दुनिया के जितने भी देश जिनकी ओर आज हम बहुत उत्सुकता से देखते हैं कि ये तरक्की कर चुके हैं, इनका प्रोग्रेस हो गया है, उनकी जड़ में टीचर बैठा हुआ है, वहां शिक्षा का काम बैठा हुआ है। मैं पढ़ रहा था तो मैं हैरान होता था सुन के। मैं कोई दुनिया के एजुकेशन पॉलिसीज की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, फिर भी जस्ट फॉर सम रेफरेंस कि कैसे हमें दुनिया को शिक्षा के इतिहास से देखना पड़ेगा। जिस अमेरिका की आज दुनिया बात कर रही है प्रोग्रेस में और इस सब में, वो अमेरिका 1890 में इस स्थिति में पहुंच गया था कि वहां ऑल गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट का लक्ष्य उन्होंने, वहां की सारी लड़कियों को स्कूल भेजने का लक्ष्य उन्होंने 1890 में हासिल कर लिया था। सोचिए, हमने 1911 में जो नीति बनाई, शिक्षा नीति, शिक्षा कानून जो बनाया, आप सोचिए कि जापान में 1903 में उस तरह की व्यवस्था हो गई थी उस वक्त। सबके लिए शिक्षा, कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसको हम कहते हैं, उस जैसी व्यवस्था। सिंगापुर जैसा देश जो अगर देखें तो बहुत 40-50 साल पहले बहुत पिछड़ा हुआ देश था, एक मलेशिया से आजाद हुआ देश। उसके प्रधानमंत्री जब पहली बार टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे, सिंगापुर को जिन्होंने जाना है समझा है, समझेंगे उस चीज को, कि सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर टीवी इंटरव्यू में रो पड़े, बोले कि हमारे पास है क्या, ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए है, ना कोई खदान है, ना माइनिंग है, ना पीने का पानी तक नहीं है, खेती की जमीन नहीं है, हम करेंगे क्या। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि हम अपने देश को पढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा सिंगापुर खड़ा करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम करेंगे क्या। और उन्होंने किया। उसके बारे में बहुत सारी पॉलिसीज हैं, लेकिन उन्होंने एक अद्भुत पॉलिसी बनाई जिसपे क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसी ठीक थी कि नहीं थी। उन्होंने वहां एक नियम बनाया कि साहब बच्चे पैदा करने का, मां बनने का अधिकार केवल ग्रेजुएट महिलाओं को होगा। एक क्रांतिकारी सोच थी उस वक्त की। सारी लड़कियां ग्रेजुएट होने लगी, सारे लड़कों को पढ़ना पड़ा, और पढ़े लिखे ग्रेजुएट माँ बाप के जो बच्चे पैदा हुए वो नया सिंगापुर था। और नया सिंगापुर हमारे पास खड़ा हुआ है इस दुनिया में, कहाँ खड़ा है। मैं नहीं कह रहा कि केवल वही फैक्टर थे, लेकिन आधार उन मुल्कों का जिनको हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री के रूप में देखते हैं आज, जहां चाहते हैं हम कि काश हमारे बच्चे को वहां पढ़ने का मौका मिल जाए, काश मुझे वहां नौकरी करने का मौका मिल जाए मेरे बच्चों को, या काश मुझे वहां 4 बार जाके किसी ट्रेनिंग का मौका मिल जाए। उन सब देशों की बुनियाद में देखेंगे तो शिक्षा की है। दुनिया के प्रगतिशील देशों की एक और चीज है जो मैं कहूंगा, और वो जरूरी है कहना, क्योंकि ऐसा भारत हमें निर्माण करना पड़ेगा।
और वो ये है कि दुनिया के सारे जितने प्रगति जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी एक खास बात यह है कि वहां पर उनमें से अधिकतर में टीचर्स की सैलरी वहां के अधिकारी से ज्यादा होती है, किसी भी अधिकारी से। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें मराठे साहब, तारिक साहब, तो दुनिया के जितने प्रोग्रेस वाले कंट्रीज हैं वहां पे किसी टीचर की सैलरी वहां के, अगर भारतीय संदर्भ में भारतीय शब्दों का इस्तेमाल करके मैं बोलूं तो टीचर की सैलरी वहां के आईएएस की सैलरी से ज्यादा होती है। 5 साल पुराना आईएएस और 5 साल पुराना टीचर, 5 साल पुराना टीचर 5 साल पुराने ज्यादा आईएएस से सैलरी ले रहा होगा। ये व्यवस्थाएं हैं उन देशों में, बहुत देशों में, सब में नहीं है लेकिन बहुत देशों में। ऐसे भी मैं कंपेयर करूं, मैंने काफी पढ़ा था, मैंने सोचा आज आपके सामने थोड़ा सा जिक्र करूं क्योंकि देश के विमर्श में वो चीज आनी जरूरी है। हम 2047 के भारत की बात करते हैं, हम टीचर्स के सामने आके कह देते हैं आप ही को बनाना है, आसान है कहना, लेकिन उसके लिए हमें भी तो वो करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को भी तो वो करना पड़ेगा जिसकी जरूरत है। खाली टीचर्स के सामने आके कह दें आपको बनाना है, ऐसे तो नहीं बन जाएगा ना 2047 का भारत, विकसित भारत। 2047 के भारत को बनाने के लिए हमें भी कुछ वैसे कदम उठाने पड़ेंगे। आज जर्मनी में मैंने नोट किया था अभी कहीं से, एक टीचर की सालाना सैलरी एवरेज, उसमें ऊपर नीचे की क्लासेस भी होंगी, एक एवरेज फिगर मैं दे रहा हूं आपको। एक जर्मनी के टीचर की सालाना वार्षिक सैलरी जो है वो 72 लाख रुपए है, और वहां के जो टॉप ब्यूरोक्रेट है उसकी सालाना सैलरी 71 लाख रुपए है। 72 लाख टीचर की है एवरेज, 71 लाख वहां के सबसे टॉप ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है उसकी है। स्विट्जरलैंड में टीचर की सैलरी वार्षिक 71 लाख रुपए है, और ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी 64 लाख रुपए। आप अंतर देखिए, देश क्यों बढ़ रहे हैं आगे? कहीं ना कहीं वो अपने टीचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सोसाइटीज अपने टीचर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। अमेरिका में, मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, अमेरिका में एक टीचर की औसत सैलरी, वहां के टीचर की जो औसत सैलरी गिनी जाती है सारे फैक्टर्स को देखते हुए, वो करीब 46 लाख रुपए, 46 लाख से 60 लाख रुपए गिनी जाती है। भारत में कितनी एवरेज? मुझे तो मिलती नहीं, आप ही बताइए। 12 से 15 लाख एवरेज है। कुछ तो करना पड़ेगा, है जी? टैक्स भी कट जाता है। नहीं, टैक्स सब मुझे नहीं पता ये फिगर्स में टैक्स है कि नहीं है। मुझे लगता है, मैं सही में दिल से बोल रहा हूं, किसी राजनीतिक उसमें नहीं, एक भारतीय होने के नाते बोल रहा हूं कि अगर हमें 2047 के भारत की नींव रखनी है और उसमें टीचर्स से हमें यह अपेक्षा करनी है कि आप 2047 के भारत का निर्माण आपके क्लासरूम से होगा, तो आज हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा। आज लें, आज से 5 साल बाद लें, 6 साल बाद लें, 2 साल बाद लें, किसी समय पूरे देश को एक बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा कि हमारे देश में भी टीचर्स की सैलरी सबसे ज्यादा, किसी भी अधिकारी से ज्यादा होनी चाहिए। यह हमें नियम बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स को सबसे ज्यादा तनख्वाह दो और फिर जो सबसे ज्यादा सीनियर टीचर है उसको भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बना दो, नहीं, वो नहीं होगा। या डीएम बना दो। डीएम तो आईएएस को ही बनाना पड़ेगा। वो एक क्वालिफिकेशन लेके आते हैं, एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं, एक खास तरह की नॉलेज लेके आते हैं, तो डीएम का काम तो एक आईएएस ही करेगा। लेकिन 5 साल में डीएम बन जाते हैं तारिक साहब, लगभग मराठे जी। तो 5 साल में एक आदमी डीएम बनता है, वो डीएम 5 साल वाला आईएएस ही बनेगा। लेकिन 5 साल के डीएम आईएएस की सैलरी और 5 साल के शिक्षा विभाग में काम कर रहे टीचर की सैलरी देखी जाए तो मेरी राय में 5 साल के टीचर की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए एक आईएएस से। एक कैबिनेट सेक्रेटरी कितने साल में बनता है? 34 इयर्स। लगभग 30 से 35 साल में भारत के जो सबसे ज्यादा सैलरीज पाने वाले सरकार में देखें तो अधिकारी होते हैं आईएएस, उनकी तनख्वाह 30-35 साल में कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं वो, या सेक्रेटरीज बन जाते हैं। वो पीक होता है वहां पोजीशन का, तो वो पोजीशन तो वही लोग भरे क्योंकि आपने खड़ा किया है उनको आईएएस बना के। लेकिन भारत वो देश होना चाहिए जहां जब हमने कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हम हर उसमें गाते हैं, या कबीरदास जी का वो दोहा सुनाते हैं तो वो दोहे तक सीमित रह गया। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन सैलरी में हम नहीं पूछते, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, सैलरी हम किसी और को ज्यादा देंगे। मुझे लगता है वो नीति बदलनी पड़ेगी। आज भारत को इस नीति की जरूरत है क्योंकि हम ही कर सकते हैं। मैंने खूब सर्च किया, इंटरनेट तो नहीं था मेरे पास में, किताबें थी, मैं इनसे, मेरी रिसर्च टीम, मेरे टीम किताबें ला के देती रहती थी मुझे। मैंने इनसे कहा दुनिया जान की किताबें लाओ इस विषयों पर, मैं पढ़ना चाहता हूं, समझना चाहता हूं।
मुझे कहीं नहीं मिला कि किसी देश ने यह कॉन्सेप्ट दिया हो दुनिया में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। तो भगवान से पहले भी गुरु को हम पूजना चाहते हैं। किसी दुनिया में किसी कॉन्सेप्ट नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहीं दुनिया में कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत की भूमि पर यह कॉन्सेप्ट है। तो फिर भारत ही वो भूमि है जहां से ये मैसेज जाना चाहिए दुनिया को कि हम सिर्फ कहते नहीं है, हम सिर्फ मंच पे गाते नहीं है, हम करते भी हैं। और सैलरी में भी हमारा वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि एक टीचर की सैलरी सबसे ज्यादा देश में होनी चाहिए। और उसका फायदा क्या होगा? मैं कोई ऐसा नहीं कि यहां एक पॉपुलिज्म बात कह के जाना चाहता हूं। उसका फायदा देखिए क्या होगा। आप लोग भी जब कॉलेज में पढ़ते थे, ये लोग भी जब कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोफेशंस में आईएएस रहता है। उसमें एक कारण रहता है, उसमें सैलरीज बहुत होती हैं, उसमें पावर्स भी होती हैं, उसमें सैलरीज भी होती हैं, या सैलरीज वाले लोगों की डिपार्टमेंट की तरफ भागते हैं। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अंदर ये सेटिस्फेक्शन हो, कोई चिंता की बात नहीं, हमने तो टीचर का प्रोफेशन चुन लिया, हम तन मन धन सारा लगाएंगे, एक अच्छे टीचर बनेंगे और देश को खड़ा करेंगे। सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, सैलरी हमें सबसे ज्यादा मिलेगी। ये एक नीति की जरूरत है देश में, और मैं समझता हूं वो बन सकती है। अब समय आ गया है वो नीति बनाने का। आइए ऐसे भारत, क्योंकि चारों तरफ चर्चा है कि हम 2047 का भारत कैसा खड़ा करेंगे, विकसित भारत की तरफ कैसे चलेंगे। मेरा मानना है कि टीचर्स को वो सम्मान दिए बिना और वो जगह दिए बिना जिसमें हमारी परंपराओं में भी रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन हमारी बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हमारे यहाँ टीचर सबसे ज्यादा सैलरी पाते। हम वो देश हैं जहाँ टीचर सबसे ज्यादा सैलरी पाते हैं किसी भी सरकारी कर्मचारी की तुलना में। वहां हम पहुंचेंगे, मुझे लगता है भारत को फिर विकसित होने से कोई नहीं